लोग तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो फिर से सॉल्व करेंगे। इसका एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो 2024 का है, क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, इस वाले पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और इसके जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 प्रश्न आते हैं पेपर में करने के लिए बहुविकल्पी। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो हम लोगों ने एक क्लास में सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न अपनी क्लास में करेंगे। तो जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में दिए हुए हैं वो सब हम लोग एक ही क्लास में आज सॉल्व कर लेंगे। तो आज जो है अति लघु उत्तरीय ये जो प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। और जितने भी प्रश्न हैं तो देख सकते हैं आप लोग, हर एक जो प्रश्न है 1 नंबर का है। और ये सारे प्रश्न जितने भी दिए हुए हैं ये सब हम लोग आज एक क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज अति लघु उत्तरीय करेंगे और कल जो है कल वाली क्लास में हम लोग लघु उत्तरीय जो दिए हुए हैं क्वेश्चन इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, पोषण की परिभाषा दीजिए। क्या है? पोषण की परिभाषा दीजिए। और हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो पोषण की परिभाषा पूछा गया है। पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जीवित क्रियाओं में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। तो पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जीवित जंतु होते हैं वो भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जीवित क्रियाओं में उपयोग करते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो पूछा गया है कि आहार के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, आहार कितने प्रकार के होते हैं। तो आहार 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आहार का नियमित आहार। नियमित आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं और स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, नियमित आहार कहलाता है। तो नियमित आहार कौन सा होता है? वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं और स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ऐसा आहार नियमित आहार कहलाता है। हालांकि अस्पताल के नियमित आहार में वसा वाले पदार्थ, मिठाइयाँ और मसाले कम होते हैं। तो नियमित आहार कौन सा होता है? ऐसा आहार जो व्यक्ति की नियमित और स्वस्थ व्यक्ति की नियमित आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो आहार नियमित आहार कहलाता है। दूसरा है संशोधित आहार। तो दूसरा प्रकार कौन सा है? आहार का संशोधित आहार है। संशोधित आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है, संशोधित आहार कहलाता है। तो संशोधित आहार कौन सा आहार होता है? वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो रोगी का सामान्य आहार होता है उस आहार में जब परिवर्तन किया जाता है रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो वो आहार संशोधित आहार कहलाता है। संशोधित आहार निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकते हैं। क्रमबद्धता और बनावट जैसे तरल व नरम आहार, ऊर्जा और कैलोरी अंतर्ग्रहण में कमी अथवा वृद्धि, एक या अधिक पोषकों की कमी या अधिक मात्रा में सम्मिलित करना, भोजन के समय अंतराल में संशोधन करना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बौनापन क्या है? बौनापन पूछा गया है कि बौनापन क्या होता है या बौनापन किसे कहते हैं? तो कुपोषण के कारण बच्चे की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और इसके कारण वयस्क होने पर उसके शरीर का कद छोटा रह जाता है। कुपोषण की इस समस्या को बौनापन कहते हैं। तो बौनापन क्या होता है? कुपोषण के कारण जब बच्चे की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और वयस्क होने पर उसके जो शरीर का कद है वो छोटा ही रह जाता है। तो ये जो कुपोषण का कारण या लक्षण है वो क्या कहलाता है? कुपोषण की इस समस्या को बौनापन कहते हैं। और ये सारे जो प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए। अभी आप लोगों ने जो पेपर देखा था उसी पेपर के सारे ये क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, वैकल्पिक देख रेख क्या होती है? क्या पूछा गया है कि वैकल्पिक देख रेख क्या होती है? तो माता पिता व संरक्षक की अनुपस्थिति में कुछ समय के लिए वैकल्पिक रूप से देख रेख करने वाले जो केंद्र होते हैं वो वैकल्पिक देख रेख केंद्र कहलाते हैं। और माता पिता की अनुपस्थिति में कुछ समय के लिए जो वैकल्पिक रूप से देखभाल होती है वो देखभाल क्या कहलाती है? वैकल्पिक देखरेख कहलाती है। तो जो वैकल्पिक देखरेख होती है वो कुछ समय के लिए होती है और माता पिता या परिवार के संरक्षक जो होते हैं उनकी अनुपस्थिति में थोड़े समय के लिए होती हैं। अगला है, मांटेसरी स्कूल किसे कहते हैं? क्या पूछा गया है कि जो मांटेसरी स्कूल होते हैं वो किसे कहते हैं? तो छोटे बच्चों के लिए कुछ विद्यालय
पूर्व स्कूल अक्सर मॉन्टेसरी स्कूल कहलाते हैं। ये ऐसे विद्यालय हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के उन सिद्धांतों पर आधारित हैं जिनकी रूपरेखा विख्यात शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा बनाई गई है। तो जो मॉन्टेसरी स्कूल हैं उनको किसने दिया है या वो किसके नाम पर है? तो जो मॉन्टेसरी स्कूल है वो मारिया मॉन्टेसरी के नाम पर है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेसरी प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? तो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उनकी यहाँ पर जो है देखभाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण गृह से क्या समझती हैं? मतलब प्रेक्षण गृह किसे कहते हैं ये पूछा गया है यहाँ पर। तो प्रेक्षण गृह में मुख्य रूप से गुमशुदा या कहीं से छुड़ाए गए बच्चों को अस्थायी रूप से माता पिता का पता लगाए जाने तक और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक रखा जाता है। तो प्रेक्षण गृह क्या होते हैं? ऐसे गृह होते हैं जिन ग्रहों में क्या किया जाता है, जो गुमशुदा बच्चे होते हैं या ऐसे बच्चे जिनको परिवार से छोड़ दिया गया है, परिवार के द्वारा छोड़ दिया गया है, और ऐसे बच्चे जो किसी कारण से जिनके माता पिता नहीं है, तो उन सब बच्चों को कहाँ पर रखा जाता है? प्रेक्षण गृह में रखा जाता है। और तब तक अस्थायी रूप से रखा जाता है जब तक उनके परिवार का जो है परिवार के बारे में जानकारी एकत्रित नहीं की जाती है, तब तक वहाँ पर उनको जो है सुरक्षित रूप से रखा जाता है। तो ऐसे गृह जहाँ पर गुमशुदा बच्चे या कहीं से छोड़े गए बच्चे रखे जाते हैं अस्थायी रूप से माता पिता का पता लगाए जाने तक और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक जिन ग्रहों में रखा जाता है वो ग्रह प्रेक्षण गृह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? क्या पूछा गया है कि शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? शिशु देखभाल केंद्र एक संस्थागत व्यवस्था को दिया गया नाम है जिसे विशेष रूप से छोटे शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया गया है। शिशु देखभाल केंद्र छोटे बच्चों को सीखने के लिए अनुकूल प्रवेश प्रदान करते हैं। तो शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? ये एक प्रकार की देखभाल करने वाले संस्थागत केंद्र होते हैं जिनको शिशु देखभाल केंद्र नाम दिया गया। और इन केंद्रों में विशेष रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं और ऐसे बच्चे घर में देखभाल करने वाले की जिनकी अनुपस्थिति होती है, मतलब ऐसे बच्चे जिनके घर में देखभाल करने वाला व्यक्ति जब कोई नहीं होता है, माता पिता कार्यरत होते हैं, तब उस समय में क्या होता है, उन बच्चों की देखभाल करने के लिए माता पिता की अनुपस्थिति में जो केंद्र बनाए जाते हैं वो केंद्र शिशु देखभाल केंद्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था का क्या अर्थ है? क्या पूछा गया है? शैशवावस्था का अर्थ पूछा गया है। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। तो शैशवावस्था क्या होती है? जन्म से लेकर के जो 2 वर्ष की अवस्था होती है वो अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। और इस अवस्था के दौरान जो बालक होता है वो पूर्णतः अपने परिवारीजन पर आश्रित होता है। तो शैशवावस्था क्या होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। और इस अवस्था के दौरान जो शिशु होता है वो पूर्णतः अपने परिवारीजन या आश्रितों पर क्या होता है? निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है, अतिथि चक्र क्या है? इसके चरणों के नाम लिखिए। पूछा गया है अतिथि चक्र क्या है, उसके चरणों के नाम लिखिए। तो अतिथि चक्र अतिथियों के होटल में पहुंचने से पहले शुरू हो जाता है था अतिथियों के प्रस्थान पर समाप्त हो जाता है। तो अतिथि चक्र कब से प्रारंभ होता है? अतिथि चक्र अतिथियों के होटल में पहुंचने से पहले प्रारंभ हो जाता है और अतिथियों के होटल के प्रस्थान के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है, जिसे अतिथि चक्र कहते हैं। तो ऐसा चक्र जिसमें जो अतिथि होते हैं वो होटल में पहुंचने से पहले चक्र को प्रारंभ करते हैं और जब अतिथि होटल से प्रस्थान कर लेते हैं तब ये चक्र क्या होता है? समाप्त हो जाता है। और इस चक्र के निम्न चरण होते हैं। पहला है आगमन पूर्व अवस्था, जब अतिथि ने होटल में आगमन नहीं लिया होता है उसके पहले की जो अवस्था होती है वो आगमन पूर्व अवस्था होती है। दूसरी होती है आगमन अवस्था, जब जो अतिथि होता है वो होटल में प्रवेश ले लेता है, तो दूसरी अवस्था आगमन अवस्था होती है। तीसरी होती है कमरे पर आधिपत्य, जब होटल के द्वारा अतिथि को उसके कमरे का जो चाबी है वो दी जाती है और कमरे में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? वो कमरे पर आधिपत्य की अवस्था होती है। और लास्ट होती है प्रस्थान, जब जो अतिथि होता है अपने कमरे को छोड़ करके होटल से क्या कर लेता है? चेकआउट कर लेता है, तो वो अवस्था प्रस्थान की अवस्था कहलाती है। तो अतिथि चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। आगमन पूर्व अवस्था, आगमन अवस्था, कमरे पर आधिपत्य अवस्था और प्रस्थान अवस्था। अगला क्वेश्चन है,
उपभोक्ता कौन होता है? पूछा गया है कि उपभोक्ता कौन होता है? तो वस्तुओं और सेवाओं को भोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कौन होता है? वो व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को उपभोग करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करने वाला जो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ लिखिए। क्या पूछा गया है? उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ पूछे गए हैं। तो पहला लाभ है उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ताओं को स्वयं द्वारा कमाए गए प्रत्येक पैसों को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना सिखाती है। और दूसरा लाभ है उपभोक्ता शिक्षा लोगों को एक कुशल और जागरूक उपभोक्ता बनाना सिखाती है। तो पहला लाभ क्या है कि उपभोक्ता जो शिक्षा होती है वो उपभोक्ताओं को स्वयं द्वारा जो कमाए गए पैसे होते हैं उनको खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना सिखाती है। और दूसरा है उपभोक्ता शिक्षा लोगों को एक कुशल और जागरूक उपभोक्ता बनाना सिखाती है। तो ये उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार को स्पष्ट रूप से समझाइए कि विकास संचार होता क्या है? विकास संचार से आशय है संचार की क्षमता को सामाजिक विकास एवं उसके उत्थान हेतु प्रमुख भांति प्रयोग में लाना। विकास संचार का आशय क्या है कि जो संचार की क्षमता है उसको सामाजिक विकास एवं उत्थान के लिए प्रमुख रूप है उसके रूप में प्रयोग में लाया जाए। सामान्यतः यह सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रियाओं, योजनाओं तथा संचार के नियमों के क्रमानुसार अनुप्रयोग की प्रविधि है। तो विकास संचार क्या है? जो प्रक्रियाएं हैं, जो योजनाएं हैं और जो संचार के नियम हैं उनको क्रमानुसार उपयोग में लाने की जो प्रविधि है वही विकास संचार है। और साथ ही विकास संचार की क्षमता के द्वारा सामाजिक विकास हेतु उत्थान एवं इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो विकास संचार क्या है? संचार की क्षमता को सामाजिक एवं उसके उत्थान हेतु प्रमुख भांति प्रयोग में लाना है। सामान्यतः यह सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रियाओं, योजनाओं तथा संचार के नियमों के क्रमानुसार अनुप्रयोग की विधि है। तो हम लोगों ने जितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो सारे आज वाली क्लास में कवर कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे अति लघु उत्तरीय वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। यहाँ से जो अति लघु उत्तरीय है वो स्टार्ट है और आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे जो प्रश्न हैं अभी हम लोगों ने इस वाली क्लास में हल किए हैं। तो पूरा जो है डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर इनका जो है हम लोगों ने किया है। विकास संचार को स्पष्ट रूप से समझाइए, ये लास्ट प्रश्न है जो अभी हम लोगों ने किया। अब कल वाली क्लास में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस पेपर में आपके पूछे गए। और लघु उत्तरीय जो प्रश्न है एक क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर का है, तो उसी के अनुसार जो आपको वहाँ पर आंसर लिखना होगा। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।